हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे CHU स्पेशल गोल्डन की पॉइंट्स के बारे में और आज का हमारा पार्ट होगा दूसरा। ऐसे करके हम 3 से 5 पार्ट कंप्लीट देखेंगे जिनके अंदर कंप्लीट CHN को हम कवर कर लेंगे और ये ऑल ओवर गोल्डन की पॉइंट्स CHN के अपने तैयार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये गोल्डन की पॉइंट्स CHU में पूछे जाएंगे, ESIC एम्स जैसे एग्जाम्स में भी आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ, तो आपको शॉर्ट एंड स्वीट में सारे के सारे गोल्डन की पॉइंट्स याद कर लेने हैं। दोस्तों ये जो PDF है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिल पाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम पे जाना है और आपको सर्च करना नर्सिंग चैलेंजर्स और अपने आप को वहाँ पे ऐड कर लेना है। ग्रुप और चैनल 2 है, तो आपको ग्रुप और चैनल दोनों को ही ज्वाइन करना है। ग्रुप के अंदर डेली टेस्ट सीरीज चलती है 9 बजे, उसका भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे गोल्डन की पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला गोल्डन की पॉइंट है यानी कि 51 नंबर गोल्डन की पॉइंट है नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? 2015 के अंदर। आपको पूछा जा सकता है कि नीति आयोग कब स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर, तो आपको आंसर में करना है 2015। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपको पूछा जा सकता है नीति स्टैंड्स फॉर, तो आपको फिर आंसर करना होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब आपको पूछा जा सकता है कि चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन आपको PM CM ऐसे दे सकते हैं या फिर डायरेक्टली आपको नाम भी दे सकते हैं PM का, CM का। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो होता है नीति आयोग का चेयरमैन। और कौन है अभी? नरेंद्र मोदी। तो आपको मतलब ये भी ध्यान रखना है कि अभी PM कौन है जो नीति आयोग के चेयरमैन है। नीति का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नीति जो आयोग है वो कब स्टार्ट हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रिवेंशन से सारे जितने भी अलग अलग जो भी प्रिवेंशन है सभी की यहाँ पे एग्जांपल्स और उनकी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेना। जो एग्जाम्पल इनके दिए गए हैं वो तो आप अच्छे से याद कर ही लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स, यानी कि रिस्क फैक्टर से आपको पहले ही प्रिवेंट कर देना। मतलब कोई भी कंडीशन डेवलप होने से पहले उसके जो रिस्क फैक्टर है उनसे ही आपको पहले प्रिवेंट कर ले, तो वो कहलाता है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। यानी कि कॉज हुआ ही नहीं है, उससे पहले जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उससे ही आप बचा रहे हो किसी को, तो वो कहलाता है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। इट फोकस हेल्थ एजुकेशन, इंडिविजुअल एंड मास हेल्थ एजुकेशन। आपको पूछा जा सकता है कि प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन का फोकस किस पे होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हेल्थ एजुकेशन। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन का फोकस है हेल्थ एजुकेशन। अब हेल्थ एजुकेशन इंडिविजुअल और मास हेल्थ एजुकेशन, मास मीडिया से या फिर पर्सन टू पर्सन हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, इसका फोकस होता है किसका? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन का। किसी भी डिजीज कंडीशन के रिस्क फैक्टर होने से पहले उसको ट्रीट करना है, उससे प्रिवेंट करना, क्या कहलाता है? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। अब जानते हैं इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी। जी हाँ, बचपन के अंदर ओबेसिटी होती है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मोटापे का शिकार हो जाते हैं बचपन में ही, तो उससे प्रिवेंशन करना किसके अंदर आता है? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर। ओबेसिटी से आप प्रिवेंट कर रहे हैं, ये क्या है? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। आपको पता है कि रिस्क फैक्टर, आपको पता है कि ऐसे ऐसे अगर फूड आइटम्स बच्चा खाएगा तो इससे ओबेसिटी का शिकार हो जाएगा। तो ऐसे जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको आप अवॉइड कर दीजिए, उस बच्चों को ऐसे फूड्स ना खिलाए जिससे वो ओबेसिटी का शिकार हो। तो ये क्या कहलाता है? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आप दे रहे हो, मतलब मतलब स्वच्छता का या फिर अच्छे अच्छे फूड्स के बारे में आप बता रहे हो कि आपको साफ़ सुथरे जो भी फूड्स होते हैं वो आपको खाने हैं पीने हैं जिससे आपकी हेल्थ वगैरह बनी रहती है। तो ये आप जब बता रहे हैं लाइफ स्टाइल के बारे में, अगर आप मॉडिफिकेशन दे रहे हैं तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन का। नेक्स्ट, नो यूज़ ऑफ टोबैको एंड स्मोकिंग। आप बच्चों को बता रहे हैं कि आपको ना तो टोबैको खाना है, ना ही आपको स्मोकिंग करनी है, ना तो आपको सिगरेट पीनी है, ना ही आपको मिराज खानी है। तो ये आप बच्चों को बता रहे हैं, तो इससे मतलब जो ओरल कैंसर होता है उससे आप प्रिवेंट कर रहे हैं। ऑलरेडी पहले ही आप उनको बता रहे हैं, रिस्क फैक्टर के बारे में आप बता रहे हैं, तो ये क्या है? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन। तो ये तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर मतलब आप एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन अगर किसी बच्चों को दे रहे हैं, जैसे PEM जैसी कंडीशंस डेवलप ना हो, तो इसके लिए एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन के बारे में भी अगर आप बता रहे हैं तो कौन सा प्रिवेंशन है? प्रीमोर्डियल
प्रिवेंशन। दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी है कि प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन होता क्या है और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल से हमेशा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा नो यूज़ ऑफ टोबैको एंड स्मोकिंग एंड पूछा जाएगा कि किस टाइप का ये प्रिवेंशन है, तो आपको आंसर में क्या करना है, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। अभी बिहार CHO की एग्ज़ाम 13 तारीख को होने वाली है और इससे पहले एक CHO की एग्ज़ाम हुई थी, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सी थी, जिसके अंदर पूछा गया था कि प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज। तो वहाँ पे अगर कॉजेज साथ में दे आपको क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आपको प्रीमोर्डियल नहीं करना है, फिर आपको आंसर में करना है प्राइमरी प्रिवेंशन, क्योंकि कॉज भी आपको दे रखा है साथ में। अगर आप कॉज से भी प्रिवेंट कर रहे हैं तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिस्क फैक्टर से प्रिवेंट कर रहे हैं तो वो होता है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट देखिए प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। द रिस्क फैक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट बट डिजीज येट नॉट डेवलप्ड, यानी कि जो रिस्क फैक्टर है वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है लेकिन डिजीज़ अभी तक नहीं हुई है। रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, साथ में कॉज भी प्रेजेंट है, यानी पॉजिटिव एजेंट वगैरह या कोज जो है वो भी प्रेजेंट है और रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट है, लेकिन इसको अभी तक डिजीज़ नहीं हुई है और उससे आप प्रिवेंट कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। फोकस की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ डेवलपमेंट, डिजीज़ डेवलप होने से प्रिवेंट करना ही इसका क्या होता है, मेन फोकस होता है। नेक्स्ट इट इंक्लूड हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ये भी आपने पढ़ा होगा, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। कभी कभार ये पूछा जाता है जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है वो किस लेवल का प्रिवेंशन कहलाता है, तो फिर आपको आंसर में करना होता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अगर आपको पूछे कि हेल्थ प्रमोशन किस टाइप का प्रिवेंशन है तो भी आपको आंसर में क्या करना है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब जानते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स तो आपको अच्छे से याद करने ही करने हैं। और जो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक CHO में, वो पूछा गया है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, हेल्थ प्रमोशन एंड एग्जाम्पल्स से। यहाँ से क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। बाकी डेफिनेशंस तो हर सभी को पता होती है, लेकिन ये जो टॉपिक्स होते हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको पता नहीं होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, यूज ऑफ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन करना मतलब प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन करना। ओके, इम्यूनाइजेशन अगर आप कर रहे हैं मतलब आप आगे फ्यूचर में होने वाली डिजीज कंडीशन को अभी प्रिवेंट कर रहे हैं, तो ये कौन सा प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन भी प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहलाता है, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन जब आप यूज़ करेंगे तो आपको मतलब क्यों यूज़ करते हैं आप कॉन्ट्रासेप्शन, ताकि जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव ना हो। तो मतलब आप आगे की पहले फ्यूचर की सोच रहे हैं कि फ्यूचर में जो है प्रेगनेंसी कंसीव ना हो, इसलिए आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। यूज ऑफ हेलमेट, एक्सीडेंट से बचने के लिए, मतलब एक्सीडेंट भी हो जाता है तो हेड इंजरी से बचने के लिए आप क्या करते हैं, हेलमेट का यूज़ करते हैं। तो ये आप पहले से ही कर रहे हैं, मतलब आपको पता है कि एक्सीडेंट हो सकता है, अपनी हेड इंजरी हो सकती है, तो उससे पहले आप हेलमेट यूज़ कर रहे हैं, तो ये कौन सा है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। यूज ऑफ बेड नेट एंड मॉस्किटो क्रीम, यानी कि मलेरिया से बचने के लिए आप बेड नेट एंड मॉस्किटो क्रीम यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यानी डिजीज होने से पहले। रिस्क फैक्टर तो आपको पता है कि अपने आसपास में बहुत सारे मच्छर हैं, लेकिन उनसे आप बच रहे हैं ताकि मलेरिया ना हो, तो ये कौन सा लेवल प्रिवेंशन है, ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट, प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट भी किसके अंदर आता है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर, यानी कि डिजीज कंडीशन कोई डेवलप हो रही है तो उसको होने से पहले ही आप प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट्स हैं, तो वो कौन सा है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इन दिस डिजीज इज ऑलरेडी डेवलप्ड, यानी इस कंडीशन के अंदर डिजीज जो है वो डेवलप हो जाती है और उसको ठीक कर रहे होते हैं, वो कहलाता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। देखिए आगे इसके अंदर, इट फोकसेज प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन और प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, इससे जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है इसका फोकस होता है जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं डिजीज़ की वजह से उसको प्रिवेंट करना, साथ ही जो डिजीज़ अभी हो रखी है उसकी प्रोग्रेस को रोक देना, वो किसके अंदर आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। डिजीज़ की प्रोग्रेस को आप रोक रहे हैं और साथ ही इस डिजीज़ की वजह से अदर जो कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं उनसे आप प्रिवेंट कर रहे हैं, मतलब ये कौन सा है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। इट इंक्लूड अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट आपको क्वेश्चन में मिलता है और फिर आपको आंसर करना होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट कौन से लेवल या फिर कौन से प्रिवेंशन में किया जाता है, तो आपको आंसर करना होता है सेकेंडरी
प्रिवेंशन। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से एम्स में भी बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, हेल्थ चेकअप एंड स्क्रीनिंग प्रोग्राम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा हेल्थ चेकअप एंड स्क्रीनिंग प्रोग्राम हो रहा है स्कूल के अंदर, 5 साल तक के बच्चों की स्क्रीनिंग की जा रही है, उनका हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। देन आपको पूछा जाएगा किस टाइप का ये प्रिवेंशन है, तो फिर आपको वहाँ पे आंसर क्या करना है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो आपको ध्यान रखना है हेल्थ चेकअप और स्क्रीनिंग प्रोग्राम हमेशा सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। नेक्स्ट, पैप स्मीयर स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए पैप स्मीयर किया जा रहा है, तो ये इसको डिटेक्ट करने के लिए स्क्रीनिंग जो की जा रही है ये किस में आती है, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। यहाँ पे साफ साफ लिखा है अर्ली डायग्नोसिस, पहले ही आप डायग्नोस कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, और अर्ली ट्रीटमेंट, और आपको पता चल गया मतलब सस्पेक्टेड है और उसको आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो वो क्या है, मतलब सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर उसको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, BSE, ये भी 3-4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो किस टाइप का प्रिवेंशन होता है, तो आपको वहाँ पे आंसर करना होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट, स्कूल हेल्थ चेकअप, तो बात वही है हेल्थ चेकअप, ये स्कूल हेल्थ चेकअप एग्जाम्पल अलग से दिया है, मतलब आपको समझाने के लिए। स्कूल हेल्थ चेकअप भी सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। डॉट्स थेरेपी फॉर टीबी पेशेंट, टीबी का पेशेंट है और उसको डॉट्स थेरेपी चल रही है, तो सीधी सी बात है उसको अर्ली ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं। टीबी के फर्स्ट स्टेज के अंदर है और आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि उस सेकंड स्टेज के अंदर प्रोग्रेस ना करे, तो ये भी क्या है, अर्ली ट्रीटमेंट और सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। तो ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट देखिए, टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इट फोकसेज ऑन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डिजीज अक्रेंस, यानी कि इसका जो फोकस होता है टर्शरी लेवल का, टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का वो फोकस होता है इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डिजीज अक्रेंस। डिजीज ऑलरेडी हो रखी है और साथ ही डिजीज भी बहुत ज़्यादा सीरियस है, उस टाइम उसकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना टर्शरी प्रिवेंशन कहलाता है। इट इंक्लूडेड डिसेबिलिटी लिमिटेशंस एंड रिहेबिलिटेशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन को इंक्लूड किया गया किसके अंदर, टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। चलिए एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ऑफ फर्स्ट, यूज ऑफ क्रचेज इन पोलियो पर्सन, पोलियो का पर्सन है जिसके अंदर आप क्रचेज यूज कर रहे हैं ताकि इसके सहारे से वो इधर उधर घूम सके, तो ये क्या है, टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सिर्फ आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, बाकी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, प्लास्टिक सर्जरी फॉर रिकंस्ट्रक्शन, प्लास्टिक सर्जरी किसी पर्सन की हो रही है रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसमें भी आपको क्या करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको इम्प्रूव करना है। ये डिसेबिलिटी लिमिटेशन है और रिहेबिलिटेशन की जो भी काम होते हैं वो टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स, अगर आप किसी के नकली पैर लगवा रहे हैं तो वो भी क्या है, टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, रिहेबिलिटेशन का काम करें या फिर आप डिसेबिलिटी लिमिटेशन का काम करें, वो सब किसके अंदर आते हैं, टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। तो आपको ये एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है क्वार्टनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, एक जो नया प्रिवेंशन आया है वो कौन सा है, क्वार्टनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इट इज़ न्यू कंसेप्ट, ये एक नया ही कंसेप्ट है जिसके अंदर किसको इंक्लूड किया गया है, देखिए, इट इंक्लूड्स अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी हेल्थ प्रैक्टिस, अननेसेसरी हेल्थ प्रैक्टिस को अवॉइड करना ही इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, मतलब कोई भी अननेसेसरी हेल्थ प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, ये क्वार्टनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर बताया गया है। ऑल्सो इंक्लूड अवॉइडेंस ऑफ मिसयूज ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग का मिसयूज भी नहीं करना चाहिए, ये भी किस में आता है, अगर आपको बोला जाए कि अवॉइडेंस ऑफ मिसयूज ऑफ ड्रग्स आर लेवल ऑफ प्रिवेंशन, तो आपको आंसर में क्या करना है, क्वार्टनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो ये मैंने आपको 4-5 जो प्रिवेंशन के टाइप बताएं, तो ये आपको अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम, जो फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम वो कौन है, फिजिकल बैरियर की बात करें तो वो है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। देखिए जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है वो फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म होती है फिजिकल बैरियर के अंदर। अगर बात करें केमिकल बैरियर के अंदर तो वो होते हैं बॉडी सिक्रीशंस, बॉडी सिक्रीशंस क्या होते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम होते हैं। और स्किन जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो फिजिकल बैरियर के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म होती है। केमिकल की बात करें तो बॉडी सिक्रीशंस जैसे सलाइवा वगैरह है, तो वो क्या करते हैं, जो भी इंटरनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करके बाहर निकालने का काम करते हैं, मतलब अंदर एंट्री होने से वो बचाते हैं।
तो ये जो है ये फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम होते हैं अपने बॉडी के, फिजिकल और केमिकल। नेक्स्ट सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम, आपको पूछा जा सकता है कि सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम कौन सा होता है। आपको आंसर करना है न्यूट्रोफिल्स, बोले तो फेगोसाइटिक सेल्स, जो फेगोसाइटिक सेल्स होती है वो सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम होती है। नेक्स्ट है मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स यानी मैक्रोफेजेज सेल्स, ये भी सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम है। मोनोसाइट्स या फिर मैक्रोफेजेज सेल्स प्रेजेंट इन एवरी टिश्यू या ऑर्गन, प्रेजेंट यानी कि प्रत्येक ये टिश्यू और ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होते हैं मोनोसाइट्स यानी मैक्रोफेजेज सेल्स। कुफर सेल्स इन लिवर, लिवर के अंदर तो एक कुफर सेल्स, और एल्यूलाई सेल्स होती है लंग्स के अंदर। ये काम क्या करती है, ये डिफेंस का काम करती है, ये डिफेंस का काम करती है। तो आपको पूछा जाए कि सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम कौन सा होता है, तो आपको आंसर करना है न्यूट्रोफिल या फिर मोनोसाइट, बोले तो फेगोसाइटिक सेल्स या फिर मैक्रोफेजेज सेल्स। आगे देखिए थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम कौन सा होता है अपनी बॉडी का, तो वो होते हैं सेलुलर इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, सेलुलर इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज, तो फिर आपको वहाँ पे आंसर करना होता है टी सेल, मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड, ये थाइमस ग्लैंड के अंदर क्या होती है, मैच्योर होती है। ये टी सेल कहलाती है सेलुलर इम्यूनिटी, और ह्यूमरल इम्यूनिटी कहलाती है बी सेल्स। देखिए बी सेल्स जो बीटा सेल्स होती है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी कहलाती है, और टी सेल्स सेलुलर इम्यूनिटी कहलाती है। मैच्योर इन रेड बोन मैरो, RBM यानी रेड बोन मैरो के अंदर मैच्योर होती है कौन, बीटा सेल्स। जो बी सेल्स है, ह्यूमरल जो इम्यूनिटी है वो होती है रेड बोन मैरो के अंदर मैच्योर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेलुलर इम्यूनिटी टी सेल्स होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी बी सेल्स होती है। मैच्योर कहाँ पे होती है ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में जानेंगे यहाँ पे। इम्यूनोग्लोबुलिन कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं वो किससे बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से। अब इसके जो अलग अलग जो टाइप्स है वो भी जान लेते हैं यहाँ पे। IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जी, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है IgG। अगर आपको कभी भी पूछेगी ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होती है, तो आपको आंसर करना है IgG, सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये पाई जाती है, बोले तो 80 to 85% ये बॉडी के अंदर होती है। टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन की बात हो रही है, टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन में से 80 से 85% कौन होती है, IgG। इट क्रॉसेज द प्लेसेंटा बैरियर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाती है। IgG, G मीन्स गो, तो ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाती है। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए सेकंड IgA, सेकंड हाईएस्ट IG, मतलब ये सेकंड हाईएस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है, 10 से 15% अपने बॉडी के अंदर होती है। इट इज़ प्रेजेंट इन सेलाइवा, टीयर, ब्रेस्ट मिल्क एंड बॉडी सिक्रेशंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। IgA जो है वो किस किस में प्रेजेंट होती है आपको पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर करना है सेलाइवा, टीयर, ब्रेस्ट मिल्क एंड बॉडी सिक्रेशंस, इनके अंदर होती है कौन, IgA। ये सेकंड हाईएस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, 10 से 15% पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए IgM, इट इज़ हाईएस्ट इन साइज, IgM की सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट जो है साइज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन नंबर में सबसे ज़्यादा कौन होती है, IgG। अगर साइज की बात करें कि सबसे बड़ी कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, तो फिर आपको आंसर करना है IgM। अगर आपको पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, तो फिर आपको आंसर करना है IgG। थर्ड हाईएस्ट IG, यानी कि ये तीसरी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी 10% ये पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए IgD, इट इज़ प्रेजेंट इन 1 to 2%, यानी 1 से 2% प्रेजेंट होती है IgD। इट इज़ सरफेस IG, मतलब इसको सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन D इज़ प्राइमरीली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, क्यों कहते हैं इसको सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन, ये जो बी लिम्फोसाइट की सरफेस होती है वहाँ पे पाई जाती है कौन, इम्यूनोग्लोबुलिन D, इसलिए इसको सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। ये 1 से 2% अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट इम्यूनोग्लोबुलिन देखिए IgE, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं IgA, IgG और IgE से। देखिए इट हेल्प्स टू एलर्जिक एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये जो IgE है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन E है, ये किस में हेल्प करती है, एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के अंदर। यहाँ से जो IgA, ध्यान रखिएगा IgA, IgG एंड IgE, इनमें से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेने। मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ, ये आपको CHO में मिल सकते हैं, तो आपको वहाँ पर भी आंसर गलत नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया अच्छे से, आपको बस याद करना है। नेक्स्ट देखिए
एपिडेमिक, कुछ डेफिनेशंस पढ़ लीजिए, यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, एंडेमिक का मतलब क्या होता है, पैंडेमिक का मतलब क्या होता है, सारी डेफिनेशंस यहाँ पे अभी आएगी। देखिए एपिडेमिक, आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ इन ए कम्युनिटी और जियोग्राफिकल एरिया, मतलब किसी भी डिजीज़ कंडीशन का आउटब्रेक होना कहाँ पर, कम्युनिटी के अंदर या फिर एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, वो क्या कहलाती है, एपिडेमिक। एपिडेमिक अफेक्ट्स लार्ज पॉपुलेशन इन ए जियोग्राफिकल एरिया। एपिडेमिक जो होता है वो अफेक्ट तो करता है लार्ज पॉपुलेशन को, लेकिन एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर। ध्यान रखिएगा, लार्ज पॉपुलेशन को तो अफेक्ट कर रहा है एपिडेमिक, लेकिन वो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर वो अफेक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल की बात करें तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है, जैसे कोई दावत पे जाते हैं तो उसमें फूड पॉइजनिंग की वजह से एक साथ 20 से 25 बच्चे, मिड डे मील के अंदर भी आपने पढ़े होंगे, अखबार के अंदर आपने देखे होंगे कि भाई मिड डे मील की वजह से 15 बच्चों को पॉइजनिंग हो गई, 20 बच्चों को पॉइजनिंग हो गई। तो फूड पॉइजनिंग जो है एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर होती है। चिकन पॉक्स जब भी होता है तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर या फिर एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर ही ट्रांसमिट होता है, वो ज़्यादा फैलता है। मीजल्स हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, HIV हुआ, तो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर होने वाली डिजीज़ कंडीशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। इसकी मेनली डेफिनेशन पूछी जाती है, एग्जांपल्स बहुत कम पूछे जाते हैं, डेफिनेशन आपको याद करनी है। नेक्स्ट एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब है कंस्टेंट प्रेजेंट ऑफ डिजीज इन ए कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर पर्टिकुलर एक प्रेजेंट जो डिजीज़ है, एक जो डिजीज़ है वो कंस्टेंटली प्रेजेंट है, मतलब कंटिन्यूस एक ही कम्युनिटी के अंदर वो प्रेजेंट है और बार बार वो अफेक्ट कर रही है। इट डज नॉट अफेक्ट लार्ज पॉपुलेशन, ये मतलब ज़्यादा लोगों को तो अफेक्ट नहीं करती है, लेकिन कंस्टेंटली वो वहाँ पर प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, मलेरिया, डिप्थीरिया। मलेरिया किसी पर्सन को हो रखा है तो वो मतलब कंस्टेंटली प्रेजेंट है, वहीं पर एक पर्टिकुलर पर्सन को अफेक्ट कर रही है। और कॉमन कोल्ड अगर किसी पर्सन को हो रखा है तो वो भी एक पर्टिकुलर पर्सन को कंस्टेंटली, मतलब रेगुलरली 5 से 10 दिन तक भी हो सकता है, 15 से 20 दिन तक भी हो सकता है कॉमन कोल्ड, तो एक कंस्टेंटली वो वहाँ पे प्रेजेंट होती है। डिप्थीरिया ये भी इसका एग्जांपल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो कंस्टेंटली कोई भी डिजीज कंडीशन कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट है तो क्या कहलाती है, एंडेमिक। इसके एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं, ये भी आपको याद करने। नेक्स्ट है पैंडेमिक, अभी चल रहा है पैंडेमिक। और कौन चल रहा है पैंडेमिक है, कोरोना वायरस। अफेक्टिंग लार्ज पॉपुलेशन मोर देन वन जियोग्राफिकल एरिया फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, मतलब यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाली जो डिजीज कंडीशन होती है वो कौन सी होती है, पैंडेमिक। बोले तो एक से दूसरे जियोग्राफिकल एरिया तक वो अफेक्ट करती है। जैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे से तीसरे, मतलब ऑल ओवर कंट्रीज़ को अपनी चपेट में ले चुका है। तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक अगर कोई डिजीज ट्रांसमिट होती है तो वो क्या कहलाती है, पैंडेमिक। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कोरोना वायरस, ब्लड फ्लू, इबोला वायरस, जिका वायरस, ये कुछ वायरस है ना 3, ये अलग अलग अपनी दहशत फैला चुके हैं और ये एक देश से दूसरे देश तक भी फैल चुके हैं। तो अभी कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा रहा है, तो ये क्या है, पैंडेमिक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंसिडेंस। क्या होता है इंसिडेंस, नंबर ऑफ न्यू केसेज अकरिंग इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंसिडेंस, प्रिविलेंस, इनकी डेफिनेशंस पूछी जाती है CHU के एग्जाम में। नंबर ऑफ न्यू केसेज अकरिंग इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन, देखिए वो केसेज जो न्यूली डायग्नोस हुए हैं, जो न्यूली फाइंड आउट हुए हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, मतलब पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक ही कम्युनिटी के अंदर जो जितने केसेज अभी फाइंड आउट हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, इंसिडेंस। क्या कहलाते हैं, इंसिडेंस। इंसिडेंस रेट एक्सप्रेस्ड एज पर 1000, 1000 से इसको एक्सप्रेस किया जाता है, किसको, इंसिडेंस रेट को। अब देखिए प्रिविलेंस क्या होता है, प्रिविलेंस का मतलब है टोटल नंबर ऑफ केसेज न्यू एंड ओल्ड। बात करें इंसिडेंस की तो इंसिडेंस तो हो गई सिर्फ और सिर्फ न्यू केसेज की, जितने भी नंबर्स डेवलप हो रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वो क्या कहलाते हैं, इंसिडेंस। लेकिन प्रिविलेंस क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेज, चाहे न्यू हो चाहे फिर वो ओल्ड हो, सभी केसेज मिला के जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रिविलेंस। इन ए गिवन पॉपुलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम के अंदर जो भी न्यू केसेज अभी डेवलप हो रहे हैं और जो ऑलरेडी ओल्ड जो केसेज हैं, दोनों को मिला के जो जितने भी नंबर ऑफ केसेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रिविलेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पे सभी आपको रेट मिलेगी अलग अलग, और इम्पोर्टेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आपको याद करने जितने भी यहाँ पे मोस्ट कॉमन बताए जाते हैं और जो
आपको यहाँ पे IMR से रिलेटेड जितने भी कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है डाटा, वो आपको याद करना है। IMR का मतलब हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पहले देखिए, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज 1000 पर लाइव बर्थ। पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि IMR को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो आपको आंसर करना होता है 1000 पर लाइव बर्थ, 1000 लाइव बर्थ के ऊपर IMR को एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, IMR इज सेकंड मोस्ट इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। आपको पूछा जा सकता है सेकंड मोस्ट इंडिकेटर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कौन है, तो आपको आंसर क्या करना है, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लेकिन अब जो लाइनें आ रही है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ IMR इन इंडिया, इंडिया की बात करें कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर मोस्ट कॉमन IMR का कॉज क्या है, तो आपको आंसर क्या करना है, LBW, लो बर्थ वेट मोस्ट कॉमन कॉज होता है इंडिया के अंदर IMR का। नेक्स्ट आपको पूछे कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ IMR इन वर्ल्ड, विश्व के अंदर अगर IMR की बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो फिर आपको आंसर क्या करना है, न्यूमोनिया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोनों ही। अगर इंडिया का आपको पूछे तो LBW करना है, अगर आपको वर्ल्ड का पूछे तो न्यूमोनिया करना है। आपको अपोजिट नहीं करना है, वर्ल्ड का पूछे तो भी आप LBW कर रहे हैं, इंडिया का पूछे तो भी आप LBW कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है, इंडिया का पूछे तो LBW, वर्ल्ड का पूछे तो न्यूमोनिया, ये IMR के मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं। नेक्स्ट देखिए, IMR इन इंडिया, IMR इन इंडिया, अगर इंडिया की IMR आपको पूछे तो आपको बताना है 29.8 पर 1000 लाइव बर्थ, 1000 लाइव बर्थ के अंदर 29.8, ये इसमें क्या है, इंडिया की IMR है। नेक्स्ट IMR इन वर्ल्ड, वर्ल्ड की IMR की बात करें तो 30.8 पर 1000 लाइव बर्थ, 1000 लाइव बर्थ पे 30.8% बच्चे इसके अंदर IMR का शिकार होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर 29.8। नेक्स्ट हाईएस्ट IMR रेट इन इंडिया, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा IMR की रेट कहाँ की है, MP की। मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा IMR रेट है, मतलब 1000 में 48 बच्चे IMR का शिकार होते हैं। नेक्स्ट लोवेस्ट IMR रेट इन इंडिया, भारत के अंदर सबसे कम IMR रेट होती है, वो किसकी है, केरला की है। हाईएस्ट MP की, लोवेस्ट केरला की। IMR का मोस्ट कॉमन कॉज इंडिया के अंदर LBW, वर्ल्ड के अंदर न्यूमोनिया। ये आपको ध्यान रखने हैं, ये डाटाज आपको अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट NNMR बोले तो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट। अब देखिए, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट क्या है, अर्ली NNMR, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, पहला वीक जो होता है लाइफ का वो होता है अर्ली NNMR। लेट NNMR मतलब फर्स्ट टू फोर्थ वीक ऑफ लाइफ, जन्म से लेकर यानी कि फर्स्ट वीक से लेकर फोर्थ वीक तक की जो लाइफ होती है वो होती है लेट NNMR, और अर्ली NNMR होती है फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया, इंडिया के अंदर आपको पूछे कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, प्री टर्म। आपको आंसर क्या करना है, प्री टर्म। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली NNMR, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया, तो फिर आपको आंसर करना है प्री मैच्योरिटी। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लेट NNMR इन इंडिया, तो फिर आपको आंसर करना है इन्फेक्शन। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि जो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट है, अर्ली किसको बोलेंगे, लेट किसको बोलेंगे, साथ ही अर्ली होगी तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, लेट होगी तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। सॉरी, अगर आपको टोटल ऑल ओवर इंडिया की पूछे तो फिर आपको आंसर क्या करना है, प्री टर्म। अगर आपको अर्ली में बोले तो प्री मैच्योरिटी, अगर लेट में बोले तो इन्फेक्शन। अब बात करें न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट की, तो इंडिया की कितनी न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट है, तो आपको आंसर करना है 25 1000 लाइव बर्थ, यानी कि 1000 बर्थ में 25 बच्चे ऐसे होते हैं जो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट का शिकार होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है MMR, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो फर्स्ट लाइन ही बनती है। MMR का मतलब मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। MMR एक्सप्रेस्ड एज 1 लाख लाइव बर्थ्स। MMR का मतलब है कि यहाँ पे जो MMR है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, 1 लाख। आपको ध्यान रखना है 1 लाख से इसको एक्सप्रेस किया जाता है कि 1 लाख लाइव बर्थ पे कितनी क्या मैटरनल मॉर्टेलिटी हुई है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है 1 लाख से, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कॉज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट मेन इंपॉर्टेंट जो कॉज है वो क्या है, हेमरेज। सबसे ज़्यादा मैटरनल मॉर्टेलिटी होती है किसकी वजह से, हेमरेज PPH की वजह से। 25
20%। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट कॉज। इनडायरेक्ट कॉज होते हैं 20%, इन्फेक्शन की वजह से होते हैं 50%, अबॉर्शन भी होता है 13%। तो इस प्रकार से ये कुछ कॉज है एमएमआर के। मोस्ट कॉमन कॉज होता है हेमरेज या फिर पीपीएच आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट एमएमआर इन इंडिया। इंडिया की बात करें कि इंडिया की एमएमआर कितनी है 167। अगर वर्ल्ड की बात करें तो 210, यानी 210 यानी कि 167 इंडिया की है, 210 ऑल ओवर विश्व की एमएमआर है। नेक्स्ट देखिए सीएमआर। एमएमआर आपने पढ़ लिया है, सीएमआर भी पढ़ लीजिए, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट। सीएमआर एक्सप्रेस्ड एज 1000 लाइव चाइल्ड। 1000 लाइव जो भी चाइल्ड्स है उनसे एक्सप्रेस किया जाता है किसको, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट को। मोस्ट कॉमन कॉज की बात करें इंडिया के अंदर सीएमआर की तो क्या है, डायरिया एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है या फिर डायरिया, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट का। कहाँ पर, इंडिया की बात हो रही है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीएमआर इन वर्ल्ड। विश्व की बात करें चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट की कि इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो फिर आपको आंसर क्या करना है, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होता है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। सीएमआर का मोस्ट कॉमन कॉज इंडिया के अंदर बात करें तो डायरिया एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अंडर 5 ईयर mortality rate is a single best indicator of socio-economic development and well-being। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडर 5 mortality rate, अंडर 5 mortality rate बोले तो U5MR, अंडर 5 mortality rate, ये एक सिंगल बेस्ट इंडिकेटर है जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलबींग को दर्शाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सीएमआर इन इंडिया। इंडिया की सीएमआर की बात करें तो 43 होती है 1000 पे, और वर्ल्ड की बात करें तो 41 होती है 1000 पे। नेक्स्ट है पीएनएमआर, बोले तो पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट। पीएनएमआर का मतलब है पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट, इंक्लूड लेट फिटल एंड अर्ली न्यूनेटल डेथ। इसके अंदर किसको इंक्लूड किया गया है, लेट फिटल और अर्ली न्यूनेटल डेथ को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इन इंडिया 28 वीक्स टू 7 डे ऑफ लाइफ। भारत की बात करें तो पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट का मतलब है 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर 7 दिन यानी कि जन्म के 7 दिन तक के बच्चे की अगर डेथ होती है तो पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। लेकिन बात करें WHO की तो WHO मानता है कि 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर 7 दिन ऑफ लाइफ तक जो पीरियड होता है उसके अंदर अगर कोई भी बच्चा मरता है तो वो होता है पेरीनेटल मॉर्टेलिटी के अंदर। वो किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, पेरीनेटल मॉर्टेलिटी के अंदर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट है वो इंडिया के अंदर कैसे काउंट करते हैं और WHO के अनुसार क्या बताया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यहाँ पे देखिए क्या है, सलाइवा और नेजोफेरेंजियल सिक्रेशंस ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग एंड स्पीकिंग। जब भी कोई बोलता है या फिर खांसता है या फिर छींक लेता है तो उसकी वजह से जो ड्रॉपलेट्स एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं और अगर कोई पर्सन उसके पास में खड़ा है वो अगर इनहेलेशन कर लेता है तो इसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है वो कौन सा होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सलाइवा फिर या फिर नेजोफेरेंजियल जो सिक्रीशंस होते हैं उनकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है वो कौन सा होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 10 mm और लार्ज पार्टिकल ट्रैप्ड बाय नोज एंड 5 mm लेस रिच टू एल्व्यूलाई। 10 mm या इससे ज़्यादा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नोज को ट्रैप कर जाते हैं। अगर 5 mm या इससे कम के हैं तो वो एल्व्यूलाई को भी ट्रैप कर जाते हैं, मतलब एल्व्यूलाई के अंदर भी वो एंटर कर जाते हैं। देख लीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही डिस्टेंस 30 to 60 सेंटीमीटर, डिस्टेंस भी आपको याद रखना है। अगर 30 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर ही है और पेशेंट है किसी भी बीमारी का, जैसे जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के मतलब ड्रॉपलेट जो भी इन्फेक्शन कॉज होती है उस बीमारी का, और उसने स्नीज किया है या फिर कफिंग किया है, उसने हाथ वगैरह नहीं लगाया या ना ही कोई रुमाल उसने यूज़ किया है, उसने वो मतलब आपसे बातें कर रहा है, तो उसकी वजह से जो डिस्टेंस होता है 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के अगर आप उसके पास में हैं तो आपको इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट देखिए इंक्यूबेशन पीरियड, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी गोल्डन की पॉइंट्स बताए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट है CHO के एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड देखिए, इट इज़ ए टाइम इंटरवल बिटवीन इन्वेजन बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट टू अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन और सिम्टम ऑफ डिजीज। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है किसी भी इन्फेक्शन या फिर किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट का एंटर होना, बॉडी के अंदर एंटर होना, एंटर होने के बाद फर्स्ट साइन सिम्टम डेवलप होना पेशेंट के अंदर, वो टाइम पीरियड कहलाता है इंक्यूबेशन
पीरियड। इन्फेक्शन एंटर हुआ, एंटर होने के बाद साइन सिम्टम उस बीमारी के कॉज हुए, इसके बीच का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि कोई भी इन्फेक्शन जैसे आज एंटर होता है और 7 दिन बाद में उस पेशेंट के अंदर साइन सिम्टम शो होते हैं, तो वो उस डिजीज़ का क्या कहलाता है, वो उस डिजीज़ का कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। यहाँ इंक्यूबेशन पीरियड से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी आल्सो नोन एज आइसोलेटेड पीरियड। जो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी है इसको आइसोलेटेड पीरियड भी कहा जाता है। इट इज़ टाइम ड्यूरिंग विच एन इन्फेक्शंस एजेंट may be transferred directly from an infected person to another person। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी को क्या कहा जाता है, आइसोलेटेड पीरियड। इसके अंदर क्या होता है, जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। यानी कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन और उसके पास में आप गए हैं, उसके पास में जाने से ही आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे। जैसे अभी चल रहा है कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस के अंदर क्या है, किसी भी आप कोरोना वायरस के पर्सन के पास जाते हैं, उसको छूते हैं या फिर उसके पास आप बैठ के बातें करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कहलाता है आइसोलेटेड पीरियड या फिर पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। नेक्स्ट है विंडो पीरियड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, एम्स जैसी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विंडो पीरियड होता क्या है, it is time interval from entry of microorganisms to first time antibody detected in blood। विंडो पीरियड का मतलब होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटर करने के बाद फर्स्ट एंटीबॉडी जो डिटेक्ट की जाती है ब्लड से, वो टाइम पीरियड कहलाता है विंडो पीरियड। कौन सा पीरियड, विंडो पीरियड, खिड़की वाला पीरियड नहीं है, ये विंडो पीरियड। जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाए बॉडी के अंदर और उसके बाद फर्स्ट टाइम कोई भी एंटीबॉडी जो डिटेक्ट होती है ब्लड के अंदर, वो कहलाती है विंडो पीरियड। नेक्स्ट देखिए मैक्यूल, पैप्यूल, ये कुछ आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आज पढ़ लीजिए। ये भी पूछे जाते हैं, एम्स में भी पूछे जा चुके हैं इनमें से, और यहाँ पे CHO में भी पूछे जाते हैं। पहले देखिए मैक्यूल क्या होता है। मैक्यूल वेल डिस्क्राइब्ड फ्लैट लीजन्स एंड चेंज इन स्किन कलर। ये फ्लैट लीजन्स होते हैं जो अच्छे से डिस्क्राइब होते हैं और उसमें स्किन का जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है, ये क्या कहलाते हैं, मैक्यूल। वैसे आपको इनकी इमेज अलग से दिखाई जाएगी, अभी आज के इस पार्ट में तो नहीं होगी, लेकिन आपको लास्ट पार्ट के अंदर मिल सकते हैं शायद। मैक्यूल्स, पैप्यूल्स, प्लेक, ये क्या होते हैं, इनकी अलग से एक जो इमेज है वो आपको मिल जाएगी, या फिर आपको डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सेंड कर दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए पैप्यूल्स, क्या होते हैं, दीज आर सॉलिड लीजन्स राइज्ड अबव द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन साइज लेस देन 1 सेंटीमीटर। पैप्यूल्स क्या होते हैं, सॉलिड लीजन्स होते हैं, इसके अंदर जो स्किन होती है वो राइज हो जाती है, मतलब एलिवेट हो जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी ऊपर उठी हुई होती है, लेकिन इनके साइज़ की बात करें तो साइज इनकी 1 सेंटीमीटर से कम होती है। ध्यान रखिएगा, 1 सेंटीमीटर से कम अगर साइज़ आपको बताई जा रही है तो आपको आंसर में क्या करना है, पैप्यूल्स। अगर आपको मोर देन 1 सेंटीमीटर बताई जा रही है, मतलब 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज़ बताई जा रही है, सॉलिड लीजन तो वही है, स्किन लीजन जो बन रखा है उसमें उभार जो हो रखा है वो तो वही है, सॉलिड लीजन ही है, लेकिन जो साइज़ है वो अगर 1 सेंटीमीटर से कम बताए तो आपको आंसर करना है पैप्यूल्स। अगर आपको बोले कि साइज़ 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो फिर आपको आंसर क्या करना है, प्लेक। देखिए नेक्स्ट टर्म देखिए, प्लेक, सॉलिड लीजन्स राइज्ड स्किन साइज मोर देन 1 सेंटीमीटर। सिर्फ इनमें इतना सा डिफरेंस है, मतलब जो स्किन है वो तो राइज्ड हो रखी है, सॉलिड लीजन्स भी बन रखा है, लेकिन जो साइज है उसका ही डिफरेंस है। पैप्यूल्स के अंदर 1 सेंटीमीटर से कम होती है साइज, इसके अंदर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, किसके अंदर, प्लेक के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, छोटा सा एक डिफरेंस है। नेक्स्ट है नोड्यूल्स, क्या होते हैं नोड्यूल्स, डीपर इन डर्मिस एंड सॉलिड लीजन। ये डर्मिस के अंदर बनते हैं, मतलब डीप में बनते हैं डर्मिस लेयर के अंदर, और ये सॉलिड लीजन्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, नोड्यूल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वेसिकल, वेसिकल का मतलब है एलिवेटेड लीजन, यानी कि ब्लिस्टर सीन ऑन सरफेस ऑफ म्यूकस क्लियर म्यूकोजा क्लियर फ्लूइड एंड साइज लेस देन 1 सेंटीमीटर। अब देखिए वहाँ पे था सॉलिड लीजन एंड राइज्ड अबव द स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या है, एलिवेटेड लीजन। लीजन तो एलिवेटेड ही है लेकिन ब्लिस्टर बन रखा है, क्या बन रखा है, ब्लिस्टर बन रखा है, मतलब जो म्यूकोजा के अंदर यहाँ पे जो भी वेसिकल्स बन रहे हैं उसके अंदर क्लियर फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा,
क्लियर फ्लूइड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे, साइज जो है वो 1 सेंटीमीटर से कम होगी। तो आपको आंसर में क्या करना है, वेसिकल्स करना है। नेक्स्ट है बुला। बुला देखिए एलिवेटेड लीजन, यानी यहाँ पर ब्लिस्टर बन रखा है, क्लियर फ्लूइड है। दोनों में डिफरेंस क्या है, वहाँ पे सॉलिड लीजन है, एलिवेटेड स्किन है, जो स्किन है वो राइज हो रखी है, लेकिन इस यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं दे रखा है कि क्लियर फ्लूइड भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, लेकिन इसकी साइज जो है वो अलग अलग आपको दे रखे है। यहाँ पे ब्लिस्टर बना हुआ है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो रखा है, एलिवेटेड लीजन है, और जो क्लियर फ्लूइड है वो आपको ईजिली देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे साइज जो है 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो तो है बुला, अगर 1 सेंटीमीटर से कम है तो वो क्या है, वेसिकल। दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। सिर्फ ये जो दो टर्मिनोलॉजी है पैप्यूल प्लेक, ये अलग अलग होते हैं, पैप्यूल और प्लेक ध्यान रखना। वेसिकल एंड बुला ये अलग अलग होते हैं। साइज जो है दोनों में सेम एज इट इज होती है, जैसे पैप्यूल्स के अंदर 1 सेंटीमीटर से कम, प्लेक के अंदर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा, वेसिकल के अंदर 1 सेंटीमीटर से कम और बुला के अंदर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा। यहाँ पे ब्लिस्टर हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ स्किन लीजन बन रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए पोस्ट्यूल। पोस्ट्यूल का मतलब है यहाँ पे स्मॉल एलिवेटेड स्किन लीजन्स विद पास मटेरियल। पोस्ट्यूल का मतलब है कि यहाँ पे जो स्किन लीजन्स है वो तो बना हुआ है और ये स्मॉल एलिवेशन भी हो रखा है, थोड़ा बहुत वो ऊपर उठा हुआ भी है, उभार भी है स्किन के ऊपर, लेकिन इनके अंदर पस मटेरियल भी भरा हुआ होता है, वो कहलाते हैं पोस्ट्यूल। नेक्स्ट है व्हील्स। क्या होते हैं व्हील्स, ए राउंडेड एंड फ्लैग्ड टॉप्ड पेल रेड पैप्यूल्स। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। व्हील्स क्या होते हैं, ये राउंडेड और फ्लैट टॉप्ड होते हैं, ये पेल रेड पैप्यूल होते हैं। पैप्यूल की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, अभी मैंने आपको बताया है पैप्यूल के अंदर। और वहीं पैप्यूल्स ये रेड कलर के पैप्यूल्स होते हैं। कैसे होते हैं, पेल रेड पैप्यूल्स होते हैं, राउंडेड होते हैं और फ्लैट टॉप्ड होते हैं, वो कहलाते हैं व्हील्स। तो ये अलग अलग मैंने आपको बता दिए जो स्किन लीजन्स बनते हैं उनके बारे में, ये आपको अच्छे से याद करने, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आइसोलेशन, ये तो अभी चल भी रहा है कोरोना वायरस के अंदर आइसोलेशन, और इसका मतलब तो आप सभी जानते भी हो, सेपरेशन इल पर्सन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। जो आइसोलेटेड पर्सन, पीरियड्स ऑफ कम्युनिटी को हमने क्या कहा था, आइसोलेटेड पीरियड। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी है उस दौरान जो भी पर्सन इल होते हैं यानी बीमार होते हैं उनको आइसोलेट किया जाता है, मतलब सेपरेट किया जाता है, वो क्या कहलाता है, आइसोलेशन कहलाता है, मतलब अलग से उनको रखा जाता है, सीधी सीधी बात ये है। नेक्स्ट है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन भी चल रहा है। क्वारंटाइन का मतलब होता है सेपरेशन वेल बीइंग, वेल पर्सन इज अफेक्टेड विथ डिजीज बट नॉट क्लिनिकल फीचर। यानी कोरोना वायरस से पॉजिटिव तो बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं लेकिन उनके सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं, कोरोना वायरस के सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं, तो उनको अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तो सीधी सी बात है उनको क्या करते हैं, क्वारंटाइन करते हैं। क्वारंटाइन सेपरेशन वेल पर्सन, जो मतलब ठीक पर्सन है उनको सेपरेट करना क्या कहलाता है, क्वारंटाइन कहलाता है। मतलब कोरोना वायरस से पॉजिटिव पर्सन तो आ रहा है लेकिन उसमें साइन सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसको कोरोना वायरस हो रखा है, मतलब वो पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है कोरोना वायरस से वो अफेक्टेड है, साइन सिम्टम अभी शो नहीं हो रहे हैं लेकिन हो जाएंगे, तो इसलिए उसको क्या करते हैं, क्वारंटाइन करते हैं। पर्सन इज अफेक्टेड विद डिजीज, यानी डिजीज से तो वो अफेक्टेड है लेकिन कोई भी क्लिनिकल फीचर्स उसके अंदर डेवलप नहीं हो रखा है, आप पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि इसके अंदर ये कोरोना है कि नहीं है। तो ऐसे पर्सनस की अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो उनको क्वारंटाइन किया जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है, येलो फीवर 6 डे क्वारंटाइन पीरियड। अगर येलो फीवर किसी पर्सन को होता है तो 6 दिन के लिए उसको क्वारंटाइन पीरियड के अंदर रखा जाता है। लेकिन अगर आपको मैं पूछूं कि कोरोना वायरस किसी को, मतलब कोरोना पॉजिटिव किसी पर्सन की रिपोर्ट आई है तो उसको कितने दिनों तक क्वारंटाइन किया जाएगा, कमेंट करके आप अपना आंसर ज़रूर बताइएगा। बहुत बार आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और आपने अपने आप को क्वारंटाइन किया भी होगा। नेक्स्ट देखिए प्लियोमॉर्फिक रेसेज। प्लियोमॉर्फिक रेसेज का मतलब होता है ऑल स्किन रेसेज आर सीन टुगेदर, मतलब जितने भी रेसेज होते हैं वो एक साथ दिखाई देते हैं। मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल्स, ये सभी जो रेसेज होते हैं वो एक साथ बॉडी के ऊपर दिखाई देते हैं। और ये कौन सी कंडीशन के अंदर होते हैं, चिकन पॉक्स रेसेज, मतलब जब भी किसी पर्सन को चिकन पॉक्स होता है तो उस कंडीशन के अंदर प्लियोमॉर्फिक रेसेज डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल जो रेसेज है, रेसेज स्प्रेड फ्रॉम टंग टू एक्सट्रीमिटीज, यानी धड़ से लेकर एक्सट्रीमिटीज तक जो रेसेज है वो स्प्रेड आउट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। एग्जाम्पल की बात करें तो वही है चिकन पॉक्स। तो आपको ध्यान रखना है चिकन पॉक्स के अंदर कौन से रेसेज डेवलप होते हैं, क्लिनिकल फीचर आपको ध्यान रखना है। प्लियोमॉर्फिक रेसेज एंड सेंट्रीपिटल रेसेज, दोनों ही रेसेज किस में डेवलप होते हैं, चिकन पॉक्स के अंदर।
नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है रेसेज स्प्रेड फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज टू ट्रंक, यानी इसके अंदर अपोजिट होता है सेंट्रीपिटल से। जो एक्सट्रीमिटीज है, एक्सट्रीमिटीज से ट्रंक की तरफ, ट्रंप नहीं है यहाँ पे, ट्रंक का मतलब धड़, धड़ की तरफ, यानी कि एक्सट्रीमिटीज से ट्रंक की तरफ जो रेसेज है वो स्प्रेड आउट होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। और ये कौन से कंडीशन में देखने को मिलते हैं, एग्जाम्पल है यहाँ पे स्मॉल पॉक्स। ध्यान रखना है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है पहला क्वेश्चन तो प्लियोमॉर्फिक रेसेज कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं, चिकन पॉक्स रेसेज या फिर चिकन पॉक्स डिजीज कंडीशन आप बोल सकते हैं। सेंट्रीपिटल चिकन पॉक्स के अंदर, सेंट्रीफ्यूगल वो स्मॉल पॉक्स के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट गोल्डन की पॉइंट्स है वो देखिए। सब सेंटर, जो सब सेंटर होते हैं वो 100% स्पॉन्सरशिप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि 100% जो है स्पॉन्सरशिप किसकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। जो भी सब सेंटर चल रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही चल रहे हैं। अब आगे देखिए पॉपुलेशन, यहाँ पे ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं CHU के एग्जाम्स के अंदर। सब सेंटर की पॉपुलेशन जो होती है वो कितनी होती है, मतलब कितने पॉपुलेशन को कवर करता है, तो आपको आंसर करना है 3000 से 5000। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सब सेंटर की पॉपुलेशन जो कवर करता है वो प्लेन एरिया की कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है। एग्जाम्पल में दोनों ही आपको दी जाएंगे, वहाँ पे ऑप्शन में आपको वहाँ पे आंसर करना है 5000 पॉपुलेशन। अगर हिली एरियाज की पूछे तो आपको आंसर करना है 3000 पॉपुलेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हिली एरियाज एंड प्लेन एरियाज की कितनी क्या पॉपुलेशन कवर करता है। सब सेंटर को HWC कहा जाता है, क्या कहा जाता है, HWC नहीं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जब आप CHO बन जाएंगे तो आपको यहाँ पे बिठाया जाएगा, कहाँ पर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ऊपर। तो आपको ध्यान रखना है 5000 पॉपुलेशन प्लेन एरिया, हिली एरियाज के अंदर 3000 पॉपुलेशन को कवर करता है। नेक्स्ट सब सेंटर किट सर्विसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे गोल्डन की पॉइंट्स आ रहा है। एम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछी जाते हैं। सब सेंटर पे जो किट सर्विसेज होती है, यानी कौन कौन से किट जो होते हैं वो सब सेंटर पे दिए जाते हैं। फर्स्ट होता है किट A और B एंड किट C, यानी 3 किट जो है वो सब सेंटर पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। किट A और B होता है ड्रग का किट, और जो किट C होता है वो होता है डिलीवरी किट। ये अलग अलग 3 किट जो है वो सब सेंटर को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, किट A और B ड्रग किट होता है, और जो किट C होता है वो कौन सा होता है, डिलीवरी किट होता है। नेक्स्ट देखिए इन किट के अंदर होता क्या है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किट A के अंदर क्या होता है, और कोट्रिमोक्साजोल टैबलेट वहाँ पे आपको क्वेश्चन में आंसर में मतलब ऑप्शन में आपको दिया गया था, और पूछा गया था कि किट A के अंदर क्या होता है, यानी एक जो ड्रग है उसको छोड़कर बाकी कोई ड्रग जो है इसके अंदर नहीं होती है, तो आपको वहाँ पे आंसर क्या करना था, कोट्रिमोक्साजोल टैबलेट। देखिए किट A के अंदर ORS होता है, IFE टैबलेट होती है, लार्ज एंड स्मॉल, IFE का मतलब है आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट। नेक्स्ट फोलिक एसिड सिरप, नेक्स्ट कोट्रिमोक्साजोल टैबलेट, नेक्स्ट विटामिन ए सिरप, नेक्स्ट जिंक टैबलेट। ये किट A के अंदर इतनी टैबलेट्स, इतनी दवाइयाँ होती है। तो ये आपने बात की है ड्रग किट की, क्योंकि किट A और B किसका होता है, ड्रग का होता है, तो सीधी सी बात है इनके अंदर ड्रग्स ही होगी। तो किट A के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है, ORS, IFE टैबलेट, फोलिक एसिड, कोट्रिमोक्साजोल टैबलेट, विटामिन ए सिरप, जिंक टैबलेट, ये किट A के अंदर आती है। अब देखिए किट B के अंदर क्या क्या आते हैं। किट B के अंदर आते हैं अर्गोमेट्रिन टैबलेट एंड इंजेक्शन। दोस्तों आपको बताना है अर्गोमेट्रिन कब यूज़ लिया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। किट B के अंदर आता है अर्गोमेट्रिन की टैबलेट और इंजेक्शन दोनों ही। नेक्स्ट PCM टैबलेट, पैरासीटामोल की टैबलेट, पोविडिन, आयोडीन, ये बिटाडीन, कॉटन रोल, गोज पीस, एल्बेंडाजोल टैबलेट, ये सब आते हैं किट B के अंदर। तो किट A, किट B और किट C 3 सब सेंटर पे सप्लाई होते हैं। किट A और B ड्रग का होता है, जिनके अलग अलग मैंने ड्रग्स के नाम बोल दिए, किट A में कौन सी है, किट B में कौन सी है। नेक्स्ट देखिए सर्जिकल साइट स्किन, और जो किट C है उसके अंदर तो सारा डिलीवरी किट होता है, मतलब डिलीवरी का पूरा सामान होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सर्जिकल साइट स्किन प्रिपरेशन यूज, जो सर्जिकल साइट होती है मतलब सर्जरी जहाँ से करनी होती है, जिस स्किन से, जिस जगह से, वहाँ पे उस स्किन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, मतलब कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है, तो आपको पूछा जा सकता है। तो आपको आंसर करना है 10% बीटाडीन सॉल्यूशन लेते हैं और उससे उस स्किन को प्रिपेयर करते हैं जहाँ से उसकी सर्जरी होनी होती है। नेक्स्ट देखिए वुंड क्लीन यूज, यानी कि जो वुंड्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए क्या यूज़ लिया जाता है, ये आपको पूछा गया है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप चेंज कर लेना, सही कर लेना। जो भी वुंड्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए किसे यूज लेते हैं, 3% या फिर 6% हाइड्रोजन प्रोक्साइड। हाइड्रोजन प्रोक्साइड
3% हो या 6% ये काम में लिया जाता है वुंड को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट पीएससी, सब सेंटर की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं पीएससी की। पीएससी कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है? 20,000 से 30,000 पॉपुलेशन को। प्लेन एरियाज की बात करें तो 30,000, हिली एरियाज की बात करें तो 20,000। नेक्स्ट देखिए आइडियली 1 पीएससी कवर्ड, जो एक पीएससी होता है वो कितने सब सेंटर को कवर करता है? 4 से 6 सब सेंटर। जी हाँ, 4 से 6 सब सेंटर अंडर किसके काम करते हैं? एक पीएससी के अंडर काम करते हैं। अब बात करते हैं अभी सीएससी, जो पीएससी है वो भी बात करेंगे कितने पीएससी सीएससी के अंडर काम करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है 4 से 6 सब सेंटर होते हैं एक पीएससी के अंडर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे है 1 पीएससी, एक पीएससी पे कितने बेड होते हैं ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको आंसर करना है 4 to 6 यानी 4 से 6 बेड। 4 से 6 सब सेंटर होते हैं, 4 से 6 ही बेड होते हैं एक पीएससी के ऊपर। पीएससी किट सर्विसेज की बात करें तो किट डी मिलता है इनको, वो होता है डिलीवरी किट। जैसे किट सी सब सेंटर को मिला था डिलीवरी किट, वैसे ही यहाँ पे किट डी होता है जो डिलीवरी किट कहलाता है। और ये जो डिलीवरी किट है वो प्रोवाइड यानी इनको पीएससी पे भी सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट 1 मेडिकल ऑफिसर इज इंचार्ज ऑफ पीएससी, सिर्फ एक ही एमओ होता है जो एक पीएससी का इंचार्ज होता है, यानी कि हर एक पीएससी पे एक एमओज ज़रूर होते हैं, मेडिकल ऑफिसर होते हैं। नेक्स्ट देखिए सीएचसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है पहली, फर्स्ट रेफरल यूनिट। अगर आपको पूछा जाए कि सब सेंटर की फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है तो फिर आपको आंसर में ये नहीं करना, आपको करना है फिर पीएससी। सबसे पहले आपको कहाँ पे रेफ़र करना है? पीएससी पे। अगर पीएससी पे इलाज नहीं होगा तो फिर वो पीएससी वाले सीएससी पे रेफ़र करेंगे। तो ये फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है सीएससी। अगर आपको सब सेंटर की अलग से पूछी जाए तो फिर आपको पीएससी आंसर करना है। बात करें पॉपुलेशन की तो सीएससी कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है? 80,000 से 1,20,000। प्लेन एरियाज की बात करें तो 1,20,000, हिली एरियाज की बात करें तो 80,000। देखिए प्लेन एरियाज का मतलब है जो समतल जैसे अपने गांव वगैरह होते हैं, लेकिन हिली एरियाज की बात है जो पहाड़ों के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे 80,000 की पॉपुलेशन भी एक सीएससी बनाया जाता है। और प्लेन एरियाज की बात करें तो 1,20,000 की पॉपुलेशन भी एक सीएससी होता है। अब देखिए आगे 1 सीएससी कवर्ड, जिस प्रकार से एक पीएससी 4 से 6 सब सेंटर को कवर कर रहा था उसी प्रकार से एक सीएससी 4 से 6 पीएससी को कवर करता है। सीएससी पे और भी किट जो किट होते हैं, कौन से किट सप्लाई होते हैं यहाँ पे? किट ई और किट पी। आगे देखिए 1 सीएससी बेड, यहाँ पे अगर आपको पूछे कि एक सीएससी पे कितने बेड होते हैं तो आपका आंसर करना है 30 बेड, 30 बेड की सुविधा होती है सीएससी के ऊपर। नेक्स्ट देखिए आरएचएस यानी रूरल हेल्थ स्कीम। जो रूरल हेल्थ स्कीम है वो कब स्टार्ट हुई थी? 1977 के अंदर, 1977 के अंदर। नेक्स्ट विलेज हेल्थ गाइड, विलेज हेल्थ गाइड कब स्टार्ट हुआ था आपको पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर करना है 2 अक्टूबर 1978, 2 अक्टूबर 1978 को ये स्टार्ट हुआ था। कौन? विलेज हेल्थ गाइड। इसके अंदर क्या है? 6th स्टैंडर्ड एजुकेशन, मतलब 6th स्टैंडर्ड एजुकेशन इस विलेज हेल्थ गाइड के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट लोकल पर्सन, विलेज हेल्थ गाइडर कौन होते हैं? लोकल पर्सन होते हैं। नेक्स्ट ट्रेनिंग टाइम, विलेज हेल्थ गाइडर का ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है, मतलब ट्रेनिंग टाइम कितना होता है, तो आपको आंसर करना है 300 आवर्स या फिर 2 मंथ, 2 महीने की ट्रेनिंग होती है विलेज हेल्थ गाइडर की। जो हेल्थ एजुकेशन वगैरह देता है लोकल ये पर्सन होता है, लोकल पर्सनस को इनकी एजुकेशन वगैरह दी जाती है, इनको ये ट्रेनिंग करवाई जाती है और लोकल जितने भी लोग होते हैं उनको ये एजुकेट करते हैं, हेल्थ के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट देखिए दाई, दाई आ चुकी है जो डिलीवरी करवाती है गाँवों के अंदर। जो गाँव में ढियानियों में जो दाई होती है जो डिलीवरी करवाती है उनका भी आपको ध्यान रखना है कि भाई कितना क्या ट्रेनिंग पीरियड होता है, ये भी आपको पूछा जाता है सीएचओ के एग्जाम में। देखिए क्या है, दाई इज ऑल्सो नोन एज टीबीए यानी कि ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। दाई को क्या कहा जाता है? टीबीए, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट कहा जाता है। ट्रेनिंग टाइम की बात करें तो 30 दिन इनकी ट्रेनिंग होती है, बोले तो 1 महीना इनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाद इनको दाई बनाई जाती है गाँव के अंदर, ढियानियों के अंदर। नेक्स्ट है ट्रेंड दाई, मिनिमम 2 डिलीवरी इन सुपरविजन ऑफ एएनएम। जो ट्रेंड दाई होती है उसको 2 डिलीवरी मिनिमम करनी होती है एएनएम की सुपरविजन में, मतलब एएनएम की देखरेख में 2 डिलीवरी करनी होती है ट्रेंड दाई को। ओके, ये मिनिमम होती है। नेक्स्ट देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर कंसेप्ट, जो प्राइमरी हेल्थ केयर कंसेप्ट है वो कौन सी है? आलम अत्ता कॉन्फ्रेंस, जो कब हुई थी? 1978 को। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आलम अत्ता कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। ये WHO के द्वारा करवाई गई थी 1978 के अंदर। इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी हेल्थ केयर कंसेप्ट भी बोलते हैं।
नेक्स्ट, प्राइमरी हेल्थ केयर कंसेप्ट मीन्स, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज विच आर साइंटिफिकली साउंड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल विथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस एंड ऑल लो कॉस्ट। यानी कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर कंसेप्ट है, इसका मतलब होता है जो भी इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज होती है वो साइंटिफिकली हो चाहे फिर वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस मतलब कम्युनिटी के अंदर लो कॉस्ट के अंदर सभी को मिलनी चाहिए, वो कहलाती है प्राइमरी हेल्थ केयर कंसेप्ट। ओके, मतलब कम दाम में और अच्छी गुणवत्ता से उनको हेल्थ केयर सर्विसेज मिलनी चाहिए, कहाँ पर? कम्युनिटी के अंदर, वो कहलाते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर कंसेप्ट। इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज सिस्टम। जो पंचायती राज सिस्टम वो कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 1959, यानी 2 अक्टूबर 1959 को स्टार्ट हुआ था पंचायती राज सिस्टम। बात करें फर्स्ट स्टार्ट नागौर राजस्थान, राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था पंचायती राज सिस्टम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नागौर के अंदर सबसे पहले स्टार्ट हुआ था राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट देखिए, WHO के बारे में जान लेते हैं कंप्लीट यहाँ पे डिटेल। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को, यानी कि WHO की नींव कब रखी गई थी? 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर की बात करें तो WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। स्लोगन की बात करें तो हेल्थ फॉर ऑल। इसका जो स्लोगन है, जो आप बोलते हो ना नारा कि ये हमारा नारा है, 80-20 हटाना है ना, इस प्रकार से जो नारे होते हैं वो, इसका जो स्लोगन वो क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। सभी को स्वास्थ्य की मतलब हेल्थ की जो ट्रीटमेंट वगैरह है, जो हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन वगैरह वो सभी को मिले, ये WHO का क्या है? स्लोगन है। नेक्स्ट बात करते हैं थीम की। 2019 की थीम थी यूनिवर्सल कवरेज ऑफ हेल्थ एवरी वन एवरीवेयर, मतलब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो सभी को मिले, सभी जगह मिले, ये थी 2019 की थीम। 2020 की थीम है सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स, यानी सभी नर्सेज को सपोर्ट करे, जो भी मिडवाइव्स है उनको सपोर्ट करे, ये 2020 की थीम थी। और ये क्यों बनाई गई थी? ये कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस के अंदर सभी नर्सेज ने अपना अहम योगदान दिया है, कोरोना वायरस में सभी मरीजों की देखभाल की है, इसलिए सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स, बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे, इसीलिए ये थीम रखी गई थी 2020 की, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। जो भी मिडवाइव्स है, जो भी नर्सेज है, उनका सपोर्ट करो। तो ये आपको टोटल ध्यान रखने हैं। और यहाँ पे हमारे 100 गोल्डन की पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत जल्द आपको मिलेगा। सभी आपको गोल्डन की पॉइंट्स अच्छे से याद करने और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देने जो CHO की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।